and welcome back to our next lecture of JEE Main Crash Course। तो चलिए, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आज हम शुरू कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स का लास्ट चैप्टर। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो कौन से शुरू करने हैं हमने? वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। क्या कहता है वो? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज √3, देन ए डॉट मे बी। यानी दो वेक्टर्स के क्रॉस के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और डॉट की बात हो रही है। याद करो, हमने डॉट और क्रॉस के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। क्या होता है रिलेशनशिप? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सीधा रिजल्ट लगा दो। तो अब यहां से क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमको पता है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यही होता है ना? हाँ, बट क्योंकि इसकी सीधी वैल्यू गिवन है तो हम ये भी क्यों पुट करें भाई? ये आ गया मेरे पास √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस ए डॉट बी हमें पता नहीं है, ये हमने निकालना है, तो ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, दिस इज 2, तो 1 इंटू 4 इज 4। तो यहां से दिख रहा है भाई ए डॉट बी की जो स्क्वायर है वो आ गया मेरे पास 1, यानी ए डॉट बी इज ईदर इक्वल टू 1 और इक्वल टू -1। दैट्स व्हाई आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन सी। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ी रिवीजन हो गई। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो? इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, दो लाइन्स हमें पैरेलल दी हुई टू ईच अदर, देन द ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा कॉमा म्यू इज। तो हमने लैम्डा और म्यू निकालना है। अब हम लोगों को पता है कि अगर दो लाइन्स पैरेलल होती हैं तो वहां से हम लोग कह सकते हैं उनके डायरेक्शन रेशियो दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही होता है डायरेक्शन रेशियो में रिलेशनशिप अगर पैरेलल है तो इसका मतलब यहां से a1 दैट इज 4 लैम्डा -1 अपॉन a2। ध्यान से लाइन की इक्वेशन ठीक फॉर्म में होनी चाहिए, तो इस माइनस को ले आओ नीचे, तो क्या आ गया? a2 -4 इज इक्वल टू b1 दैट इज 3 अपॉन b2 विच इज 2 म्यू -1 इज इक्वल टू c1 विच इज अगेन ठीक किया, माइनस को एडजस्ट किया तो -4 अपॉन c2 दैट इज 4। तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है बेटा ये आ गया -1। तो जब इसको इक्वेट किया -1 के तो ये आ गया 4 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 लैम्डा इज इक्वल टू 5, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 5/4। इज दैट ओके? एंड सिमिलरली जब हमने इसको इक्वेट किया -1 के तो यहां से आ गया -3 इज इक्वल टू 2 म्यू -1। तो यहां से 2 म्यू की वैल्यू आ गई -2, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। सो आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन ए। अगेन एक छुटकू सा क्वेश्चन, घबराओ मत, जैसा मैं हर लेक्चर में करता हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो? इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 3 एंड 4, यानी तीनों के हमें मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं 2, 3 एंड 4। एंड वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तीनों के सम का भी मैग्नीट्यूड हम लोगों को गिवन है। एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर गिवन है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? यानी डेफिनेटली ए वेक्टर का जो डॉट है बी वेक्टर का दैट इज 0। ये ध्यान से, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक, फिर वो कहता है इफ सी वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन आ गया। ट्राई करना चाहते हो तो चलो वीडियो को जरा 2-3 मिनट के लिए पॉज करो और करो ट्राई। चलिए, कर लिया ट्राई? चलो देखते हैं। अब देखो, इसका मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ, इसका यूज करना है। और क्योंकि ए डॉट की बात हो रही है, ए डॉट बी की, फिर सी का एंगल ए और बी के साथ की बात हो रही है, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए,
यानी अल्टीमेटली ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, इनकी बात करनी पड़ेगी हमें। तो यहां से ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए पे कैसे पहुंचा जाए? सोचो क्या करें? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया मेरे पास, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब फायदा क्या हुआ? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं दिस वेक्टर का डॉट विद इटसेल्फ। ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई ना हमने एनसीईआरटी में, तो बस इसी का इस्तेमाल करना है हमने। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ए का डॉट सबके साथ लेंगे, बी का डॉट सबके साथ, सी का डॉट सबके साथ, तो ये आ जाएगा ए डॉट ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर बी डॉट बी आएगा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, फिर सी डॉट सी आएगा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस ऑफ कोर्स 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास किसके इक्वल? 9। यहां तक क्लियर? अब जो जो पता है पुट कर दो। इसका मैग्नीट्यूड 2 यानी 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये बन गया मेरे पास 4 प्लस 9 प्लस 16 इज 29 प्लस, अगर आप ध्यान से देखो 2 टाइम्स, अब ए डॉट बी हमें पता है क्या हो जाएगा? 0, है ना। बी डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ बी और सी के बीच में एंगल, ध्यान से देखो क्या है? बीटा, प्लस ऑफ कोर्स, इनफैक्ट ये ब्रैकेट मैंने यहां पे गलत लगा दी, तो प्लस अगर आप ध्यान से देखें सी डॉट ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ, इन दोनों के बीच में एंगल सी और ए के बीच में एंगल इज अल्फा एंड इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 9। क्लियर है? तो भाई ये साइड चेंज करी तो ये आ गया -29, यानी ये बन गया -22, उधर गया तो वो बन गया -10। और ये अगर आप ध्यान देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज 3 इंटू 4 दैट इज आई थिंक 12 कॉस बीटा प्लस सी और ए यानी कि 4 टू द 8 दैट इज 8 कॉस अल्फा इज इक्वल टू -10। और अगर आप ध्यान से देखो ये 4 से फिर डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 3 कॉस बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू -10/4, जो कि सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया? -5/2। और ध्यान से देखो इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू शायद हमें चाहिए 2 कॉस अल्फा प्लस 3 कॉस बीटा, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी -5/2 और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। था ना अच्छा क्वेश्चन? वैसे सिंपल सा ही था, बट ये इतनी चीजें देखकर घबराहट हो जाती है कि क्या किया जाए। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो पहले स्टेटमेंट 2 चेक करेंगे। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर गिवन, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन दैट दिस लाइन इंटरसेक्ट्स 2 गिवन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस हमारे को पता है नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, यानी कि सपोज कुछ ऐसी सी लाइंस है, एक प्लेन में बनी तो ऐसे है, वैसे ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये ऐसे लाइन दिख रही है ना। अब वो कहता है एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है और वो लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है इन 2 गिवन पॉइंट्स। इसके डायरेक्शन रेशियो पता है यानी कि A इज टू B इज टू C से, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। यानी वो कह रहे हैं कि हम लाइन को, अगर ये इंफॉर्मेशन हो तो यहां से हम लाइन की इक्वेशन यूनिकली नहीं निकाल सकते, यानी लाइन फिक्स नहीं हो रही है, लाइन एक से ज्यादा पॉसिबल है। तुम बताओ क्या एक से ज्यादा लाइन पॉसिबल है? देखो 3D में लाइन को फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और दूसरा उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियोज तो हमें पता है, और पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो क्योंकि इन 2 पॉइंट से ये पास हो रही है पक्का, तो डेफिनेटली पॉइंट भी फिक्स हो गया। अगर मैं आपको कहूं ये वाले दोनों पॉइंट्स निकालने बोलो, निकाल लोगे? निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट भी मिल जाएगा हमें, यानी पॉइंट भी फिक्स है। तो पॉइंट मिल गया, डायरेक्शन रेशियोज मिल गई, तो बोलो इक्वेशन यूनिकली नहीं निकाल पाएंगे हम? बिल्कुल निकाल पाएंगे। इट मींस जो स्टेटमेंट 2 है वो डेफिनेटली क्या है? फॉल्स। और स्टेटमेंट 2 अगर फॉल्स हो गई तो भाई समझो आधा काम तो हमारा हो गया। यानी स्टेटमेंट 1 को अब हमें इंडिविजुअली चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। अब स्टेटमेंट 1 में वो कहता है
a line with direction ratios this that intersects both the skew lines this and this will pass through the point this. तो एक लाइन की बात होगी ऐसे जिसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और वो इन दोनों लाइंस को स्क्यू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां से हमने निकाला कि दैट विल पास थ्रू दिस। मतलब अगर उस लाइन की इक्वेशन आ गई तो हम चेक कर लेंगे ये पॉइंट उस पे लाई कर रहा है कि नहीं, सिंपल फंडा। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी, यानी वो कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन निकालो। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ध्यान से देखो भाई, अगर आप ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले तो हमें इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है, दैट इज 11:-, -13:8। अब ये वाले दोनों पॉइंट जैसा मैं भी बता रहा था, ये दोनों पॉइंट्स कैसे निकालें? अगर आप ध्यान से देखो, सपोज ये ए पॉइंट है, अब ये लाई कर रहा है इस वाली लाइन पे, इस पहली लाइन पे लाई कर रहा है ये, तो इस ए पॉइंट को मैं लाइन की इक्वेशन के हेल्प से मान सकता हूं। कैसे भाई? ये जो है आर वेक्टर इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, यही तो है ये वाला पॉइंट। ये क्या होता है? आर वेक्टर का मतलब जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन। तो इस लाइन के ऊपर अगर हमने कोई भी पॉइंट मानना है तो हम ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसी को मान सकते हैं एज इट इज। यानी ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखो भाई, आई कैप वाली टर्म्स इकट्ठा हुई तो ये क्या आ गया? 1+2 लैम्डा आई कैप, देन दिस इज जे माइनस लैम्डा जे, यानी कि +1 - लैम्डा जे कैप, एंड देन के वाली टर्म्स अगर मैं इकट्ठा करूं तो प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप। ये आ गया हमारे पास बेटा पॉइंट ए ऑन दैट लाइन। आई होप क्लियर है, समझ आ रही होगी ये वाली चीज। अब ये है बी पॉइंट, तो एक काम करते हैं, बी को ही मान लेते हैं, क्योंकि बी पॉइंट जो हम वो इस लाइन पे लाया कर रहे हैं, तो ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसको हम क्या मान सकते हैं? बी पॉइंट। तो बी पॉइंट क्या आ गया? ध्यान से देखो, यानी बी का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया मेरे पास? 2+3 μ आई कैप, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान देखो जे कैप और -5 μ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 - 5 μ जे कैप, और फिर अगर आप ध्यान देखो माइनस के कैप और प्लस दिस इज 2 μ के कैप, यानी कि +-1 + 2 μ के कैप। अब अगर लैम्डा और म्यू आ जाए तो लाइन पे एक नहीं दो पॉइंट्स निकल जाएंगे, और दो पॉइंट्स आ गए तो लाइन की इक्वेशन तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अब हम यूज क्या करें? ध्यान से देखो, एक तरह से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मैं ये वाला जो वेक्टर जो भी बनेगा ये मैं लिख सकता हूं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है ना। ध्यान से देखो, यहां पे डेटा में गड़बड़ बहुत होती है, कोई कार्टेशियन में है कोई वेक्टर में, तो आपको ये कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए। अगर आपको जरा सी भी ये कन्वर्जन में डाउट है तो मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है वेक्टर्स का, वो लगा लेना एक बार प्लीज, ताकि इसमें कोई गलती ना हो। कार्टेशियन में क्या दिया है तो हम वेक्टर में क्या लें, वेक्टर में क्या दिया तो हम कार्टेशियन में क्या लें। तो क्योंकि यहां पे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, मतलब मैं इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकता, सॉरी इस वाले वेक्टर के मैं कंपोनेंट्स लिख सकता हूं, और इसके कंपोनेंट्स अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएंगे मेरे पास? दैट इज 11 आई कैप -13 जे कैप +18 के कैप, यानी ये एक तरह से आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर। इज दैट ओके? और अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे ए और बी के पोजीशन वेक्टर पता है, तो मैं ए बी वेक्टर तो वैसे भी निकाल सकता हूं। कैसे भाई? टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यही होता है वेक्टर। तो जैसे मैंने लिखाना दोनों को माइनस किया, जरा ध्यान से देखो, तो ये क्या आ गया मेरे पास? ए बी वेक्टर टर्न्स आउट टू बी दिस माइनस दिस, यानी कि 3 μ - 2 लैम्डा एंड 2 - 1 दैट इज 1 आई कैप। इज दैट ओके? फिर दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा मेरे पास -5 μ प्लस लैम्डा, तो -5 μ प्लस लैम्डा, और यहां से अगर आप ध्यान देखो ये 1 और ये -1 तो वो गया, तो यहां से आ गया जे कैप, एंड प्लस अगर आप ध्यान से देखें दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 2 μ माइनस लैम्डा, तो 2 μ माइनस लैम्डा, और ये है -1, इधर कुछ है ही नहीं, तो ये आ जाएगा -1 के कैप। तो ये वेक्टर भी आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर। अब ये भी ए बी वेक्टर है, ये भी ए बी वेक्टर है, यानी क्या कह सकता हूं मैं? कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनके हमारे पास ये आ रहे हैं कंपोनेंट्स, वो इक्वल होने चाहिए। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं बेटा कि भाई 3 μ - 2 लैम्डा प्लस 1, जो आई कैप का कंपोनेंट है वो इधर से आई कैप दैट इज 11, एंड इधर से जो जे कैप का कंपोनेंट है दैट इज -5 μ प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -13।
एंड चाहो तो आप तीसरे को भी इक्वेट कर सकते हो, बट क्योंकि लैम्डा और म्यू दो ही अननोन्स हैं तो हमें कोई दो ही कंडीशन चाहिए, हम तीसरे का यूज ही नहीं करेंगे। इज दैट ओके? तो अब तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि भाई इन दोनों को सॉल्व कर लो, लैम्डा और म्यू आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो दिस इज -10 म्यू प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू ऑफ कोर्स -26। और अब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड। जैसे ही ऐड किया ये कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया, -7 म्यू, और यहां पे ये क्या आएगा मेरे पास, अच्छा ये उधर चला गया था सॉरी, तो ये आ जाएगा 10। तो ये जब ऐड किया तो क्या बन गया, -16, तो इज इक्वल टू -16, यानी म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 16/7। और अगर म्यू आ गया तो हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं अगर निकालने की जरूरत हो, बट क्योंकि हमें तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट ही चाहिए, तो यहां से ध्यान से देखो, बोलो बी पॉइंट आ जाएगा। जब म्यू की वैल्यू आ गई तो बी पॉइंट आ गया, यानी इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट मिल गया, और इधर से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है। तो कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? कौन कौन कहता है मैं लिख लूंगा? ऑब्वियसली सारी लिख लें। तो इसका मतलब अगर ए बी की इक्वेशन आ गई तो अब हमने चेक करना है कि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है या फिर नहीं लाई कर रहा है। तो बोलो चेक कर लोगे? बिल्कुल, सेटिस्फाई करा के देख लो। और जब आप करोगे तो आई थिंक ये ट्रू आ जाएगा। तो यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। जानता हूं भाई काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने इतना तामझाम क्यों किया, आंसर तो आ ही गया था। बिल्कुल ठीक है, अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स आ चुकी है तो हमारा आंसर आ चुका था, सॉरी स्टेटमेंट 2 फॉल्स आ चुके तो आंसर आ चुका था। बट हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहे हैं लेक्चर्स, किस लिए कर रहे हैं? सीखने के लिए। तो इसलिए मैंने जानबूझ के कॉन्सेप्ट सिखाया कि हम क्या करते हैं। इज दैट ओके? कहीं मुझे पता है बीच में चिल्ला रहे होंगे सर आंसर आ गया, क्या करे जा रहे हो आप? भाई सिखा रहा हूं तुम्हें, सीखना है तुमने, आंसर नहीं निकालने। आंसर तो हमें सिर्फ देखना जेई में कि वहां आंसर निकलना चाहिए, वहां से हमें सीखना नहीं है, उसके लिए सीख रहे हैं हम लोग। एम आई क्लियर? तो चलिए, आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो? लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस इफ सी वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए डॉट सी दिया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज दिस, ये भी गिवन है, एंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर इज 60 डिग्री, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यानी हमें ए क्रॉस बी और सी वेक्टर में एंगल दिया हुआ है। बड़ी सीधी सी बात है यार। अब अगर हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, इसका स्क्वायर निकालना है बेसिक। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो ये हम लोगों को पता है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू ऑफ कोर्स साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड विच इज 60 डिग्री। आई होप नजर आ रही है ये वाली चीज। साइन 60 डिग्री हमें पता होता है √3/2 होता है। तो ये पता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं पता, बट हां हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर ही पता है। यानी अगर हम निकालना चाहें तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं बड़ी इजीली, और अगर ए क्रॉस बी आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। बोलो हां कि ना? निकाल लोगे? तो चलो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट यहां पे ऑफ कोर्स आई कैप, जे कैप, के कैप, यहां पे कंपोनेंट्स पहले के, यहां पे कंपोनेंट्स दूसरे के, तो ये आ जाएगा आई कैप इनटू, भाई दिस इज 0 माइनस 2, तो ये आ गया 2, माइनस जे कैप इनटू 0 माइनस 2 यानी कि ये आ गया 2, एंड प्लस के कैप इनटू दिस इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। यानी अगर हम निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी तो बेटा ये हमें सीधा दिख रहा है, ये क्या आ जाएगा? आई थिंक रूट ऑफ 4 + 4 + 1 यानी √9 विच इज 3। तो यानी इसको हम सीधा पुट कर सकते हैं 3 इंटू, अब हमें ये चाहिए और ये हमारे पास √3/2। बोलो दिख रहा है कि नहीं? अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैसे निकालें? देखो हमें पता है कि ए डॉट सी जो है वो इसके बराबर है, इसका फायदा उठा, और हमें ये भी गिवन है। इसका मतलब यहां से जैसा भी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था, अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 14, और ये हम लोगों को पता है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट ए, किसके इक्वल आ जाएगा? 14 के।
तो अपने को बताइए। तो अब यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बेटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए का मैग्नीट्यूड दिख रहा है आई थिंक क्या आएगा, रूट ऑफ 4 + 1 + 4, यानी अगेन दिस इज 9, इसका स्क्वायर है तो 9 ध्यान से, माइनस 2 टाइम्स सी डॉट ए, तो ये क्या आ गया 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 40। यानी अगर मैं सारी टर्म्स उठा के ले आऊं तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और ये इधर आया तो 9 - 14 इज -5 इक्वल टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर लो यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहां से दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी -5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी +1 इक्वल 0। आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिट करते यही फैक्टर बनेंगे, करके देख लो -5c + c, तो ये बन गया और -5, बिल्कुल ठीक है, फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो यहां से दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 5, क्योंकि -1 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। आ गए, पुट कर दो यहां पे तो आ जाएगा 5। इज दैट ओके? तो अब यहां से क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है 4/75 इंटू इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और ये आ जाएगा 3/4। आई थिंक करो यार सिंप्लीफाई, 4 से 4 कट गया, 25 इंटू 3 75, ये कट गया, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 9, और यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। Am I clear? थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन था, अब तो मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। शुरू वाले आसान थे जैसा मैं हर लेक्चर में कर रहा हूं, अब आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चंस करने में मजे आ रहे हैं। Am I clear? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कहता है इसमें भाई, गिवन द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इज। तो दो लाइंस हमें कोप्लेनर दी हुई है। अब सोचो दो लाइंस कोप्लेनर कैसे हो सकती है? एक तो है कि भाई दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल हो, दिख रहा है हमारे को, तो अगर ऐसे पैरेलल हुई तो इनसे पास करने वाला ये एक प्लेन हो जाएगा, यानी ये एक प्लेन में लाई कर जाएंगे तो कोप्लेनर हो जाएंगे। या फिर ये दोनों लाइंस कैसी हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए, तो भी इनसे पास करने वाला ये एक प्लेन बन जाएगा। यानी ये दोनों लाइंस एक प्लेन में तभी लाई कर सकती हैं या तो पैरेलल हो या फिर इंटरसेक्टिंग। तो चलिए चेक करते हैं ये पैरेलल है या नहीं। अब पैरेलल चेक करने के लिए भाई हमने देखना है कि इनकी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है या नहीं, है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, पर उसके लिए पहले लाइंस की इक्वेशन को ठीक करके लिखा। देखो यहां से 2 कॉमन लिया तो ये बन गया मेरे पास x - 2 अपॉन k/2 इज इक्वल टू, ये आ गया y - 3/1 इज इक्वल टू z - 4/3। एंड दूसरी लाइन को भी हमने ठीक करके लिखा, तो दिस इज x - 1/- 3, माइनस कॉमन लेके मैंने नीचे एडजस्ट कर दिया, इज इक्वल टू y - 4 अपॉन k एंड इज इक्वल टू z - 5/1। अब हमने इनके डायरेक्शन रेशियोज को जब प्रोपोर्शनल किया तो ये आ गया k/2 अपॉन -3 यानी k/-6 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू ऑफकोर्स 3/1। तो यहां से मुझे नजर आ रहा है अगर मैंने पहले दो को इक्वेट किया तो k स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -6 के, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब अगर पैरेलल नहीं है तो और क्या कर सकते हैं हम लोग? अब अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग कैसे होंगी कि भाई अगर लाइंस ऐसे होती तो स्क्यू लाइंस, अब इंटरसेक्टिंग हो जाए, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हम किसके इक्वल कर देते हैं, 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता है, दैट इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इस पूरे का मैग्नीट्यूड अपॉन ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए, 0 के। यानी ये वाली क्वांटिटी उधर मल्टीप्लाई हो गई, तो यानी ये जो ऊपर मैग्नीट्यूड के अंदर जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के। तो हम ये निकाल लेते हैं, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है सबसे पहले, तो ध्यान से देखो a1 वेक्टर का मतलब क्या होता है,
कि पहली लाइन के ऊपर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देन a2 वेक्टर यानी दूसरी लाइन के ऊपर एक पॉइंट, और वो क्या आ गया यहां से i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो यहां से अगर मैं निकालूं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो ये हम लोगों को दिख रहा है दिस माइनस दिस किया तो ये आ जाएगा माइनस i कैप, दिस माइनस दिस किया तो ये आ गया j कैप, एंड दिस माइनस दिस किया तो ये आ गया k कैप। तो यहां पे हम लोगों को दिख रहा है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका हमने डॉट लेना है किसके साथ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ। अब b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेते हैं। अब हम लोगों को दिख रहा है कि जो b1 वेक्टर है वो तो जाएगा मेरे पास इसके जो है वो डायरेक्शन रेशियो से जो बनेगा, और b2 वेक्टर हो जाएगा इसके डायरेक्शन रेशियो से जो बनेगा। यानी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अगर हमने निकालना है तो ये आ गया मेरे पास एक डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप, और सेकेंड रो में आ गया मेरे पास k/2 1 एंड 3, और थर्ड रो में आ गया -3 देन k एंड देन 1। तो यहां से b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हम लोगों को दिख रहा है i कैप इंटू, अब दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3k माइनस j कैप इंटू, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इंटू दिस दैट इज k/2 माइनस -9 यानी कि ये बन गया +9 एंड ऑफ कोर्स प्लस k कैप इंटू, अब यहां से ये बन जाएगा k² 2 माइनस -3 यानी कि +3। इज दैट ओके? तो ये आ गया b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3k i कैप, देन दिस इज माइनस k/2 प्लस 9 j कैप एंड प्लस ऑफ कोर्स k² 2 प्लस 3, और साथ में यहां पे आ गया k कैप एंड ऑफ कोर्स दिस इक्वल टू 0। नजर आ रहा है? तो अब ये दो वेक्टर्स का हम डॉट ले लेते हैं, तो ये आ गया मेरे पास, ध्यान से देखिए भाई, इसका डॉट इसके साथ लिया तो ये बन जाएगा -1 इंटू दिस, तो ये बन गया 3k माइनस 1। फिर इसका डॉट इसके साथ लिया तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो -k/2 माइनस 9। फिर इसका डॉट इसके साथ लिया तो क्या आ गया ये प्लस k² 2 प्लस 3, और इसका मॉड इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां से जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या बना 6k माइनस k दैट इज 5k, दिस इज -2, देन दिस इज -k, दिस इज -18 प्लस दिस इज k² एंड प्लस दिस इज 6 का मॉड अपॉन 2 था, वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 0। तो अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहता है कि भाई ये बन गया मॉड ऑफ k²। अच्छा 5k माइनस k इज ऑफ कोर्स नहीं सॉरी ये 6k था, सॉरी 6k माइनस k इज 5k, और यहां पे बन गया मेरे पास -20, और ये क्या बना +6, तो क्या बना -14 इज इक्वल टू 0। अब इसका मॉड अगर 0 है तो यानी हम कह सकते हैं k² माइनस 5k माइनस 14 इक्वल टू 0। इज दैट ओके? आई थिंक यही आएगा, नहीं +5k, सॉरी 6k माइनस दिस इज +5k, तो दिस इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। बट हमने k की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमने क्या निकालनी है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, यानी इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स मैं कह दूं k1 k2 तो मैंने क्या निकालना है इसके सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स आप लोगों को लिखने आते हैं भाई, वो क्या आ गया -b/a विच इज -5। सो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k आ गया हमारे पास -5, और यहां जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। आई होप गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था, समझ के करने वाला था, मजा आया ना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या कहते हैं, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, c वेक्टर इज इक्वल टू दिस, एंड इफ x वेक्टर इज अ वेक्टर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड दिस। यानी दो चीजें दी हुई है हमें, एक तो दिया हुआ है a वेक्टर का क्रॉस विद x वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, एंड एक दिया हुआ है a वेक्टर का डॉट विद x वेक्टर एज 1। देन द वैल्यू ऑफ x वेक्टर का डॉट निकालना है हमने इस वेक्टर के साथ। तो बड़ी सीधी सी बात है यार, अगर x वेक्टर निकल के आ गया पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। यानी हमारा अल्टीमेट एम है x वेक्टर निकालना,
अब एक्स वेक्टर कैसे निकाला जाए? देखो बड़ी सीधी सी बात है यार, एक्स वेक्टर निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं भाई, यहां पे दोनों साइड मैं क्रॉस ले लेता हूं, इनफैक्ट प्री क्रॉस विद ए वेक्टर। तो यहां पे मैंने जैसे प्री क्रॉस लिया, मतलब ये आ गया ए वेक्टर का क्रॉस विद ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर एंड इज इक्वल टू ए वेक्टर का क्रॉस विद सी वेक्टर। आई थिंक नजर आ रहा है? अब यहां से ये बन गया तीन वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिखना आता है? देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, इसका डॉट दूर वाले के साथ, यानी ए वेक्टर का डॉट विद एक्स वेक्टर, ब्रैकेट लगाओ और यहां पे ये वाला जो एक वेक्टर बच गया उसको लिख दो माइनस, फिर इसका डॉट लो नजदीक वाले के साथ, यानी ए वेक्टर का डॉट विद ए वेक्टर विच इज ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये जो एक वेक्टर बच गया उसको यहां लिख दो, इज इक्वल टू ऑफ कोर्स ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो अब यहां से ध्यान से देखो, ए डॉट एक्स हमें पता है 1 है, तो ये आ गया ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो दिख रहा है यहां से अब एक्स वेक्टर इजीली निकल आएगा, निकाल सकते हो? तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, ए वेक्टर को हमने पुट कर दिया, दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इज दैट ओके? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या है देखो 4 + 1 5 + 1 6 का रूट, स्क्वायर किया तो ये आ गया 6 एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, डिटर्मिनेंट, जिसकी फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप आएगा, सेकंड रो में ए के कंपोनेंट दैट इज 2 - 1 1, फिर सी के कंपोनेंट दैट इज 1 1 1। तो यहां से दिख रहा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 6 प्लस के कैप माइनस 6x वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये आ गया मेरे पास i कैप इंटू दिस इज -1 -1 दैट इज -2, देन माइनस जे कैप इंटू दिस इज 2 - 1 दैट इज 1 प्लस के कैप इंटू दिस इज 2 माइनस -1 यानी कि 2 + 1 विच इज 3। तो अब यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 6x वेक्टर, अगर आप ध्यान दो, मैं इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले आता हूं और इसको लेफ्ट पे ले आता हूं, तो -2i कैप इधर है तो ये बना +2i कैप, तो 2i कैप प्लस 2i कैप बोलो क्या बन गया 4i कैप, देन माइनस जे कैप इधर है तो प्लस जे कैप, तो माइनस जे कैप प्लस जे कैप कैंसिल ही हो गया, प्लस 3k कैप इधर है तो माइनस 3k कैप, तो k कैप माइनस 3k कैप इज -2k कैप, यानी यहां से अगर मैं x वेक्टर निकालूं बेटा तो ये आ गया मेरे पास ऑफ कोर्स 2i कैप माइनस के कैप अपॉन 3, तो ये आ गया x वेक्टर। अब मुझे इस वेक्टर का डॉट लेना है इसके साथ, तो मैं पुट कर देता हूं, तो x वेक्टर का डॉट विद 3i कैप प्लस 3k कैप, तो ये आ गया मेरे पास भाई 1/3 इंटू 2i कैप माइनस के कैप का डॉट विद, चाहो तो यहां से 3 भी कॉमन ले लो और ये आ जाएगा मेरे पास i कैप प्लस के कैप, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना 2i कैप का डॉट विद i कैप इज 2 और माइनस के कैप का डॉट विद के कैप इज -1, सो 2 - 1 आंसर टर्न्स आउट टू बी 1, और यहां जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। इज दैट ओके? आसान सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ये वाला तो, हाँ, बट ये वीटीपी वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दिस इज अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस, और वेक्टर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपने पीवाईक्यूज कुछ किए होंगे वेक्टर्स के तो आपने देखा होगा कि वेक्टर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इनको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका यूज करना था तो इसलिए हमने यहां पे वीटीपी लिया ताकि a.x जनरेट हो, ये बहुत जगह यूजफुल होता है ये स्टेप। इज दैट ओके? कई बच्चे होते हैं जो एक्स वेक्टर को मान के कि भाई मतलब ठीक है ai कैप प्लस bj कैप प्लस 3 अननोन पिक्चर में ले आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उससे, तो इसलिए हमेशा ऐसे हैंडल करना है वीटीपी को पिक्चर में लेके। एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है इसमें वो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 and 2 respectively and the least value of this is k, then the value of k plus 4√10 is, तो ये वैल्यू निकालनी है हमने। अब देखिए इसकी लीस्ट वैल्यू की बात हो रही है,
अब आप सभी को पता है यार, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का डॉट विद इटसेल्फ। ये तो अपने को प्रॉपर्टी पता होती है कि नहीं? और प्लस यहां पे जो लिखा हुआ है ये वाली चीज, ये हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, से दैट इज थीटा। इज दैट ओके? अब जब हम इन दोनों का डॉट लेंगे तो a का डॉट a के साथ वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, फिर 3b डॉट का 3b डॉट के साथ लिया तो आ जाएगा 9 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और फिर ये बनेगा 2 3 6 a डॉट b एंड प्लस ऑफ कोर्स ये 2 बाहर, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू ऑफ कोर्स साइन थीटा। तो यहां से हमें दिख रहा है भाई दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस, अब 6a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो हम क्या मान रहे हैं, थीटा, एंड प्लस दिस इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू साइन थीटा। अब यहां से दिख रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 2, तो ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 9 इंटू 4 दैट इज 36, तो ये क्या बना 37, प्लस यहां पे मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें तो 6 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 12 कॉस थीटा, और यहां पे 4 कॉस थीटा, तो यहां से दिख रहा है 4 जो है हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहां क्या बन गया भाई 3 कॉस थीटा प्लस ऑफ कोर्स साइन थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसकी हमें लीस्ट वैल्यू की बात करनी थी वो सिंप्लीफाई हो गई, ये बन चुका है। अब दिख रहा है इसमें 37 तो कांस्टेंट है, और अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि इसकी क्या मिले हमें, लीस्ट वैल्यू। तो दिस ओवरऑल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी मिनिमम व्हेन दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम। बोलो यस और नो? तो इसका मतलब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, बात खत्म। और इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो रूट 10, तो माइनस रूट 10 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो है जिस एक्सप्रेशन की हमें चाहिए तो वो क्या आ गई 37 एज इट इज, एंड दिस इज माइनस 4 रूट 10, और हमें मिनिमम वैल्यू क्या गिवन है भाई, देखो ध्यान से, दैट इज k प्लस 4 रूट 10। इज दैट ओके? यही दिया कि लीस्ट वैल्यू ये हमारे, सॉरी प्लस नहीं माइनस, तो यहां से हमारे पास ये आ गई लीस्ट वैल्यू। अब उसने हमें बोला है कि देन द k ऑफ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, k के, दैट इज 37 माइनस 4 रूट 10, ये आ गया k, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k प्लस 4 रूट 10 की, तो वो किसके इक्वल आ गया 37 के, तो ये आ गया आंसर, यहां हो गया क्वेश्चन खत्म। एम आई क्लियर? ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया देखो। अब अगर हमें a cos थीटा प्लस b sin थीटा याद नहीं है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो फंस जाएंगे हम लोग, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ाया था, है ना, याद है कि नहीं, भूले तो नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया है फिर तो। चलिए फिर गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो, लेट द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस इज 1/√6 b a एंड b। मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√6 है तो जो p की पॉसिबल वैल्यूज है वो है a एंड b, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स इज। तो दिख रहा है अगर a और b आ गए तो डेफिनेटली हमारे पास भाई इस इलिप्स की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी, क्योंकि उसका तो हमें फॉर्मूला ही पता होता है। तो चलिए सबसे पहले हम p की पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक तो चाहिए a1 वेक्टर, यानी पहली लाइन के ऊपर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर तो नहीं पता, बट पहली लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है देखो, क्योंकि वो लिखा है x+1, यानी क्या आएगा -i कैप, दिस इज y, यानी कि प्लस ऑफ कोर्स 0j कैप प्लस 0k कैप, ये आ गया। अब a2 वेक्टर चाहिए, यानी दूसरी लाइन के ऊपर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और वो तो लाइन की इक्वेशन ही, क्योंकि हमारे को इस फॉर्म में दी हुई है
वेक्टर फॉर्म में, तो पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, पी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर जो है वो आ गया p प्लस 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और क्या चाहिए हमें, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो यही होता है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू आर डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। अब b1 वेक्टर यानी जो पहली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज के कंपोनेंट बनेंगे। तो क्या आ गया मेरे पास 3, 4 एंड 5। और b2 वेक्टर यानी इसके कंपोनेंट्स 2, 3, 4। तो यहां से बेटा ये आ गया आई कैप इंटू दिस इज 16 माइनस 15 दैट इज 1 माइनस जे कैप इंटू 12 माइनस 10 दैट इज 2 एंड प्लस के कैप इंटू 9 माइनस 8 दैट इज 1। यानी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर जो है वो निकल के आ गया मेरे पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या आएगा मेरे पास फॉर्मूला, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इज दैट ओके? ऑफ कोर्स इसका मॉड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 1/√6। तो चलिए कर लेते हैं यहां से सॉल्व। तो क्या आ गया मेरे पास, दिस इज p प्लस 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का डॉट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर यानी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और यहां से इसका मॉड अपॉन मैग्नीट्यूड इसका, ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि √6 इज इक्वल टू 1/√6। तो यहां से दिख रहा है जब हमने डॉट लिया तो आ गया p प्लस 1, देन दिस इज 2 माइनस 2 दैट इज -4 एंड 1 1 इज 1। इसका मॉड जो है वो √6 से √6 ये कैंसिल हुआ तो किसके इक्वल आ गया ये 1। तो यहां से दिख रहा है 1 प्लस 1 2 माइनस 4 इज -2 यानी मॉड ऑफ p माइनस 2 इज इक्वल टू 1 यानी p माइनस 2 की वैल्यू या तो 1 के बराबर है या फिर p माइनस 2 की वैल्यू -1 के बराबर है। यानी p की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और p की दूसरी वैल्यू आ गई यहां से मेरे पास ऑफ कोर्स 1। तो इनमें से एक है a एक है b एंड ऑब्वियसली क्योंकि a लेस देन b है तो a इज 1 एंड b इज 3। इज दैट ओके? ध्यान से a छोटा है b बड़ा है। अब जो हमारे पास इलिप्स की जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो क्या होती है भाई, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2b² बाय a। यही होता है ना, जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो हमने रटा हुआ है दैट इज 2b² अपॉन a। बट जो इलिप्स हम लोग वहां पे ये फॉर्मूला जिसके लिए पढ़ते हैं उसमें हम हमेशा कहते हैं कि a b से क्या है, बड़ा है। बट यहां पे उसने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए a क्या दे दिया, b से छोटा। यानी एक तरह से वो जो एक्चुअल जो हम इलिप्स पढ़ते हैं जिसमें a b से बड़ा होता है उसमें जो रोल a का है वो यहां पे b का हो जाएगा और जो b का है वो किसका हो जाएगा, a का। यानी इंटरचेंज हो गए। तो इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला ये नहीं रहा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आ गया 2a² अपॉन b। ध्यान से, बहुत जबरदस्त ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। और यहां से क्योंकि ये हमें दिख रहा है 1 है तो दिस इज 2 × 1 अपॉन 3 so answer turns out to be 2/3 and hence completes the question। ये ध्यान से भाई बहुत खतरनाक चीज दी हुई है उन्होंने कि a लेस देन b है तो इसलिए फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। और कई बच्चों को यही रटा होता है तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां से आंसर जो है कुछ और ही लिख देते। दिख रहा है 18 लिखते हैं आप लोग और 18 ऑप्शन में है, हो जाता ना गलत। ऐसे जेई वाले आपके साथ आपके माइंड से खेलते हैं, वो कहते हैं भाई ना करो, ध्यान से नहीं करोगे तो फंसते जाओगे। समझ आ रहा है? तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। गॉट इट? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। लेट अ वेक्टर b वेक्टर बी सच दैट एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज π/4। दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b² इज, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज 6
एंड इफ a डॉट बी इज इक्वल टू 3√2, a डॉट बी दिया हुआ है हमें, तो यहां से हमने वैल्यू निकालनी है किसकी भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ऑफ कॉस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इंटू ऑफ कॉस साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा हम लोगों को पता है कितना है, π/4। मैग्नीट्यूड ऑफ b भी पता है हमारे को, यानी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a आ जाए और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा और बीटा आ जाए तो बात खत्म। कैसे निकालें? अब देखो a डॉट बी दिया, इसका यूज करें क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है, तो यहां भी हम फॉर्मूला लगाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस π/4 इज इक्वल टू 3√2। अब यहां पे दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो आ जाएगा रूट ऑफ, ध्यान से देखना क्या है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ऑफ कॉस दिस इज √6 इंटू कॉस π/4 इज 1/√2 इज इक्वल टू 3√2। √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 6 बन गया, और ये √6 कैंसिल हो गया तो ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू √6 इज इक्वल टू 6, है ना। और ये √6 नीचे चला गया तो क्या बचा, √6। एंड जैसे ही मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करी बेटा, ध्यान से देखो, तो मेरे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 6, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो सीधा ही आ गई, दैट इज 5। और अगर आप ध्यान से देखो, रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a, और मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर भी आ गया दैट इज 6। तो अब यहां पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज 6 इंटू साइन π/4 इज 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी ये दिख रहा है दिस इज 2 3s, तो यहां से 5 6 30 एंड 30 इंटू 3 इज 90। आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन सी। आसान सा क्वेश्चन था। अब कई सोच रहे सर क्वेश्चन बड़े आसान है, जेई के आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो ताकि आपको ये पता रहे कि किस लेवल पे जा रहे हो। जो मैंने लास्ट लेक्चर में इलिप्स हाइपरबोला क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो भी बहुत सारे जेई के थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो। अब देख रहे हो लेवल क्या आ रहा है, और वहां जाके हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि होते नहीं हमारे से क्वेश्चन। ध्यान से समझना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीजें गिवन होती है, तो हमारे को देखना पड़ता है कि क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट P इज। एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी अगर हम यहां पे कह दें कि सपोज ये हमारे पास एक लाइन है और ये सपोज हमारे पास पॉइंट है P, तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए भाई हमारे को। अगर ये पॉइंट मैं कह दूं M, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग PM। अब 3D में हमें पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस नहीं निकालना आता, कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, है ना। हाँ 3D में हमें डिस्टेंस निकालना आता बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी अगर ये पॉइंट है 2, -10, 1, और अगर हमें M पॉइंट भी पता लग जाए तो हम इजीली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ। तो यानी हमारा टारगेट है यहां पे M पॉइंट निकालना। अब M कैसे निकाला जाए? देखो M पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाया कर रहा है, हमने इसका फायदा उठाना है। अब M तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो एक काम करते हैं, हम M पॉइंट को मान लेते हैं। हम कहते हैं लेट M, क्योंकि ये लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है, तो ये आपने सीखा हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर ये लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है तो इसको ले लो लैम्डा। जैसे ही मैंने इसको लैम्डा के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखो 2 लैम्डा प्लस 1। देन इसको लैम्डा के इक्वल किया तो बोलो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लैम्डा -2, एंड z की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा -3। तो यानी m आया तो सही, बट किसके टर्म्स में आ गया, लैम्डा के टर्म्स में। नाउ क्वेश्चन राइजेस, कैन वी फाइंड लैम्डा? बिकॉज अगर लैम्डा आ गया तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब लैम्डा कैसे निकाला जाए? लैम्डा निकालने के लिए एक कंडीशन, अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो PM है ये इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइंस वी कैन यूज। बट उसके लिए मुझे दोनों लाइंस के क्या चाहिए होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज।
तो ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम, बोलो पता है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 2 पॉइंट्स पता है, एक पी पता है, एक एम पता है, तो लैम्डा की टर्म में आ जाएंगे। तो क्या होएगा हमारे पास भाई x2 माइनस x1 यानी कि 2 लैम्डा माइनस 1 इज 2। देखते रहना भाई, यही आएगा। दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस 10 इज प्लस 8 इज 2। दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस। ये आ गए पीएम के डायरेक्शन रेशियो। और इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता ही है, दैट इज 2 is to minus 1 is to 2। तो लगा दो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, दो लाइंस की आती है ना, a1 a2 यानी 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस b1 b2 माइनस 1 को इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, लैम्डा माइनस 8 प्लस c1 c2 यानी कि प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से मुझे दिख रहा है 4 और 4 8 और 1 9, तो दिस इज 9 लैम्डा एंड दिस इज 8 8 16 और 2 18 यानी कि इज इक्वल टू 18, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2। और अगर लैम्डा 2 है तो m पॉइंट हम लोगों को नजर आ रहा है, दैट इज 4 प्लस 1 इज 5, देन माइनस 2 इज माइनस 4 एंड देन 4 माइनस 3 इज 1। तो ये आ गया हमारे पास m, ये रहा p। तो जो pm डिस्टेंस है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज रूट ऑफ भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 माइनस 2 दैट इज 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस 4 माइनस माइनस 10 यानी माइनस 4 प्लस 10 दैट इज 6 का स्क्वायर विच इज 36 एंड देन 1 माइनस 1 दैट इज 0 का स्क्वायर इज 0। तो पीएम बेटा हमें नजर आ रहा है क्या आ गया, रूट 45, और रूट 45 आपको पता है 9 इंटू 5 यानी कि 3 रूट 5। तो आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन डी, और यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। आसान क्वेश्चन था ये भी, बट स्ट्राइक नहीं करता है कि करें क्या। 2D वाले फॉर्मूले मत लगा देना कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना आता है, या नहीं आता हमें, ध्यान से, बी केयरफुल। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, समझ आ गया है तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी 3 वेक्टर्स। If a vector p vector satisfies this condition, हमें दिया हुआ है p वेक्टर का क्रॉस विद b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर का क्रॉस विद b वेक्टर एंड p का डॉट विद a इज 0, देन p डॉट i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ये हमने निकालना। तो आई थिंक क्वेश्चन सिंपल सा है, हम लोगों को नजर आ रहा है कि क्या करना चाहिए, हमें p वेक्टर निकाल लेना चाहिए। निकल जाएगा, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। सवाल ये उठता है निकालने कैसे, पी वेक्टर ढूंढना अपने आप में चैलेंजिंग है। अच्छा ध्यान से सोचो, ये कंडीशन एक गिवन है, इसका इस्तेमाल करें जरा। कैसे? देखो अगर ये ऐसे लिखा हो तो मैं कह सकता हूं पी वेक्टर का क्रॉस विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। बोलो कैन आई राइट इट लाइक दिस? इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब यहां पे क्रॉस बी वेक्टर, यहां पे क्रॉस बी वेक्टर, तो यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं दिस का क्रॉस विद बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। पोस्ट कॉमन ले लिया मैंने बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चीजें हम लोग एनसीईआरटी के टाइम भी करते थे। अब ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, 0। ऑब्वियसली ये दोनों 0 वेक्टर तो है नहीं, दोनों नॉन 0 वेक्टर हैं। दो नॉन 0 वेक्टर, उनका क्रॉस 0 आ गया। कब आ सकता है? जब दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएं, पैरेलल। यानी दिस डेफिनेटली इंप्लाइज कि p वेक्टर माइनस c वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो हमें पता है p वेक्टर माइनस c वेक्टर को हम लोग कह सकते हैं लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो p वेक्टर इज नथिंग बट c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। बोलो कह सकते हैं? तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर लैम्डा मिल गया तो p वेक्टर मिल जाएगा। लैम्डा निकालने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए, बोलो एक कंडीशन पता है हमें, ये रही p डॉट a इज 0। इसका मतलब मैं इस वेक्टर का अगर डॉट ले लूं a वेक्टर के साथ तो बात खत्म हो गई। तो ये वाला वेक्टर हम निकाल लेते हैं, तो यहां से p वेक्टर आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, यानी i कैप प्लस 4 लैम्डा j कैप, यानी क्या बन गया देखना जरा, 1 प्लस 4 लैम्डा i कैप, देन माइनस 3j कैप प्लस लैम्डा j कैप, यानी कि प्लस
लैम्डा माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, यानी कि 4 प्लस 7 लैम्डा के कैप। तो ये आ गया हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो तो पी वेक्टर। अब हम पुट कर देते हैं कि भाई पी वेक्टर का डॉट विद ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसका डॉट लेना, ए वेक्टर का ले लो जल्दी से, इसका डॉट लेंगे तो 3 इंटू दिस इज 1 प्लस 4 लैम्डा, देन 1 इंटू लैम्डा माइनस 3, देन माइनस 2 इंटू दिस थिंग, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू 4 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये बना 3 प्लस 12 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 माइनस 8 माइनस 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना, सिंपल सी चीज। तो यहां से आ गया भाई देखो 12 लैम्डा 13 लैम्डा माइनस 14 लैम्डा इज माइनस लैम्डा एंड 3 कैंसल्स, तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 8। और अगर लैम्डा माइनस 8 है तो पी वेक्टर भाई बच्चों हमें दिख रहा है 1 माइनस 32, that is minus 31 I cap. Then is lambda minus 8 minus 3 is minus 11 j cap. And 4 plus 7 lambda यानी कि 4 minus 56 that is minus 52 k cap. अब हमने लेना है p वेक्टर का डॉट विद I cap minus j cap minus k cap. तो आई थिंक सिंपल सी चीज है, इसका डॉट लिया तो minus 31 देन माइनस 11 माइनस 1 यानी कि प्लस 11 माइनस 52 माइनस 1 इज प्लस 52, तो ये बन गया 63 माइनस 31 दैट इज नथिंग बट 32 आई थिंक, ये तो आता ही है। तो इसलिए आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन डी। और यहां जो हमारा क्वेश्चन है भाई वो हो गया खत्म। समझ आया? एक पैरामीटर इन्वॉल्व किया हमने। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ज्योमेट्री में जितने नंबर ऑफ अननोन्स कम रखोगे उतना फायदा आप लोगों को ज्यादा मिलेगा, वरना जैसे जैसे अननोन्स बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का जो लेवल है सॉल्विंग का वो और बढ़ता जाएगा, उतनी हमें दिक्कतें ज्यादा आएंगी। आई होप क्लियर है, समझ आ गया? पक्का ना? चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं वो? कंसिडर अ लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी एंड क्यू। दो पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन की बात हो रही है, यानी अगर हम यहां पे एक पॉइंट ये कह दें P और ये हम लोग कह दें सपोज Q, तो इन दोनों से पास होने वाली एक लाइन दैट इज दिस। अब वो कहता है इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट A 2,2,2, अब A कोई और पॉइंट है, मान लीजिए यहां कहीं, इसकी जब हमने मिरर इमेज ली इन द लाइन L, यानी इसी लाइन में हमने मिरर इमेज लेनी है, तो मिरर इमेज कैसे लेते हैं? यहां से भाई हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे PQ के ऊपर, और जितना हम ये आए हैं उतना ही नीचे चले जाएंगे, यानी कि ऐसे। तो ये आ गई मेरे पास मिरर इमेज ऑफ पॉइंट A इन द लाइन PQ, यानी डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर भी है और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यानी अगर ये वाला पॉइंट M है तो डेफिनेटली AM और A' दोनों इक्वल भी है। आर यू गेटिंग दिस? सेटिस्फाइड? अब तो चलिए फिर अब निकालते हैं जरा ये मिरर इमेज कैसे निकालें। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ A', यस और नो? अब यानी अगर M आ गया तो A' भी आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो चलो एक काम करते हैं, पहले M निकालते हैं। M बेसिकली है क्या यहां पे? एक तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर ड्रॉप के लिए क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार वो पॉइंट का लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है, कई बार वो इमेज पूछता है। ये अपने आप में दो क्वेश्चन नहीं है, दो कॉन्सेप्ट है बड़े इंपॉर्टेंट। फुट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकालना एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लो, दोनों हो जाएंगे इसी में। तो सबसे पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, यानी पॉइंट M निकाल लेते हैं। M निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, बेसिकली M क्या है? देखो AM और PQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो M कैसे निकाला जाए? एक काम करते हैं, क्योंकि M पॉइंट
इस लाइन पे होने के साथ साथ पी क्यू भी है, तो हम m को मान लेते हैं पी क्यू की इक्वेशन की हेल्प से। यानी अगर पी क्यू की इक्वेशन पता है तो उसके ऊपर पॉइंट m है जो हम लैम्डा के टर्म्स में मान सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पी क्यू की इक्वेशन। अब जब हमने पी क्यू की इक्वेशन लिखी तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो क्या आएगा x माइनस x1 अपॉन इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन इज इक्वल। इज दैट ओके? अब लिखने डायरेक्शन रेशियोज, अगर दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट से लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो शायद लिखने आते हैं अपने को। कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 इज 1, y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, एंड z2 माइनस z1 दैट इज माइनस 2। तो अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग m के कोऑर्डिनेट्स बड़ी इजीली मान सकते हैं, इसको इक्वल टू लैम्डा कह के। तो जैसे इसको इक्वल टू लैम्डा कहा तो ये क्या आ गया, x आ गया मेरे पास लैम्डा प्लस 1, y आ गया मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें माइनस लैम्डा प्लस 2, और z आ गया माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। Am I clear? यहां तक कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि लैम्डा मिल गया तो m मिल जाएगा, और लैम्डा निकालने के लिए हमें एक कंडीशन पता है, अगर आप ध्यान देखें, व्हाट? am इज परपेंडिकुलर टू pq। इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। कैसे भाई? am के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, pq के निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am अगर आप ध्यान से देखें निकाल सकते हो, क्योंकि am के ऊपर भी दो पॉइंट पता है, ये और ये। तो क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो, जरा देखना, x2 माइनस x1 यानी कि लैम्डा माइनस 1 इज 2, दिस माइनस 2 तो ये क्या आ गया माइनस लैम्डा इज 2, दिस माइनस 2 यानी कि क्या आ गया माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। एंड pq के डायरेक्शन रेशियोज तो आपको पता ही है, अगर आप ध्यान दो अभी अभी हमने लिखे हैं pq के डायरेक्शन रेशियोज, तो दैट इज 1 is to minus 1 is to minus 2। अप्लाई द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, तो क्या आ गया a1 a2 यानी कि लैम्डा माइनस 1 प्लस b1 b2 यानी कि प्लस लैम्डा प्लस c1 c2 यानी कि प्लस 4 लैम्डा प्लस 2। इज दैट ओके? और इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो ये दिख रहा है 4 और 2 6 और 1 7, 7 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/7। आई थिंक ठीक किया मैंने। चलिए फिर इसका मतलब m के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए हमारे पास। क्या है m के कोऑर्डिनेट्स? लैम्डा प्लस 1 यानी माइनस 1/+1 इज 6/7, कॉमा माइनस लैम्डा यानी कि 1/7 प्लस 2 यानी 1 प्लस 14 यानी कि 15/7, फिर माइनस 2 लैम्डा यानी कि 2/7 प्लस 1 यानी 2 प्लस 9 इज 2 प्लस 7 इज 9/7। तो ये आ गए m के कोऑर्डिनेट्स। निकाल लो इमेज। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा गामा हमें दिए हुए, तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है, अल्फा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 6/7 एंड बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 15/7 एंड गामा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 9/7। तो भाई ये दिख रहा है अल्फा प्लस 2 जो है वो आ गया मेरे पास 12/7, है ना? तो यहां से माइनस 2 उधर गया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 5/7 एंड बीटा प्लस 2 की वैल्यू दिख रही है क्या आ गई? 30/7, यानी ये 2 उधर गया तो माइनस 2 तो ये क्या बन गया? बीटा इज इक्वल टू 30 माइनस 14 इज 16/7 एंड 2 उधर गया तो गामा प्लस 2 इज इक्वल टू 18/7, और ये 2 उधर गया तो ये क्या आ गया? 18 माइनस 14 इज 4, तो एंड गामा इज इक्वल टू 4/7। इज दैट ओके? अब यहां से हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 गामा यानी 5/7 प्लस 16/7 प्लस 6 चौक 24/7, तो 16 और 24 दैट इज क्या बना? 30 40, तो यह आ जाएगा 45/7। 45/7 यहां पे वो कह रहा है 6 आना चाहिए, मतलब ये 42 होना चाहिए। फिर कुछ गलती हुई है हमारे से, कुछ गलती हो गई। लेट्स चेक, यहां पे देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी तो। भाई x माइनस 1
y माइनस 2 z माइनस 1, बिल्कुल ठीक। 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा लिया तो लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने जब डायरेक्शन रेशियोज निकाले तो दिस माइनस दिस दैट इज लैम्डा माइनस 1, दिस माइनस 2 किया तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो माइनस लैम्डा एंड माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 किया तो माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 और इसके है 1 इज टू माइनस 1 इज टू माइनस 2 तो ये आ गया लैम्डा माइनस 1, ये आ गया लैम्डा और माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 लैम्डा और माइनस 2 माइनस 1 से हुआ तो प्लस 2 तो 2 माइनस 1 इज 1 और उसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस 1, अच्छा 4 और 2 6, ओहो हो यहां गलती हो गई, यहां गलती हो गई तो ये आ जाएगा 1/6 क्योंकि 4 और 2 6 आएंगे, ठीक है। तो भाई ये तो पूरी मेहनत पे पानी फिर गया हमारी। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक मेथड तो मिल ही गया है तो आंसर निकाल लोगे, बिल्कुल इसी वे में करना है आई थिंक। तो कर डालते हैं जल्दी से इसको। तो लैम्डा अगर माइनस 1/6 आ गया तो ये क्या आ गया माइनस 1/6 प्लस 1 इज 5/6 देन माइनस लैम्डा यानी कि 1/6 प्लस 2 तो 6 दूनी 12 और 1 13 13/6 कॉमा माइनस 2 लैम्डा यानी 2/6 प्लस 1 यानी 2 प्लस 6 इज 8 8/6। इसको ऐसे ही रखते हैं 4/3 लिख सकते हैं बट ऐसे लिख लो। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास अब अल्फा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5/6 एंड बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 13/6 एंड गामा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 8/6। तो यहां से आ गया मेरे पास अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 10/6 और ये माइनस 2 तो अल्फा की वैल्यू आ गई 6 दूनी 12 तो माइनस 2/6 देन एंड बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 13 दूनी 26 26/6 तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2 तो 6 दूनी 12 तो बीटा की वैल्यू आ गई 26 माइनस 12 इज 14 तो 14/6 एंड यहां से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा गामा प्लस 2 इज इक्वल टू 16/6 और ये माइनस 2 किया तो 16 माइनस 12 इज 4 तो यहां से गामा की वैल्यू आ गई 4/6। तो ये दिख रहा है हमारे को दैट इज भाई अल्फा दैट इज माइनस 2/6 प्लस बीटा दैट इज 14/6 एंड प्लस 6 गामा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4 तो ये दिख रहा है 14 और 2 12 12/6 इज 2 तो ये आ गया 2 प्लस 4 एंड द आंसर टर्न्स आउट टू बी 6। कैलकुलेशन एरर वो मेरे से हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, एक आधी बार मैंने कहा ना यार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। आई होप क्लियर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन निकालना और इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन निकालना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एम आई क्लियर? तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन ही नहीं पूरा कॉन्सेप्ट ही अच्छे समझ आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। लेट डी वेक्टर बी अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी एक वेक्टर डी वेक्टर दिया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 12, देन वी हैव टू इवेल्युएट दिस वेक्टर। इनफैक्ट ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दिख रहा है ये डॉट निकालने के लिए अगर हमें डी वेक्टर पता लग गया तो क्योंकि सी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है तो सी क्रॉस डी आ जाएगा और सी क्रॉस डी आ गया तो डॉट तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी क्वेश्चन सारा अटका हुआ है डी वेक्टर पे। अब डी वेक्टर कैसे निकाला जाए? डी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। सोचो, याद करो, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये एक ऐसा वेक्टर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी ये ए वेक्टर का ही परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर का ही परपेंडिकुलर है। सिमिलरली डी वेक्टर भी ए वेक्टर का ही परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर का ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? कोलिनियर। और अगर ये कोलिनियर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो यस और नो। तो अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। अब ध्यान से देखो तो डी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा एक डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप
के कैप, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स 2 7 -1, बी वेक्टर के 3 0 5। तो डी वेक्टर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया लैम्डा टाइम्स, अब जरा इसको एक्सपैंड करते हैं, आई कैप इंटू 7 5 35 -0, तो ये माइनस जे कैप इंटू 10 -3 यानी 10 + 3 इज 13 प्लस के कैप इंटू 0 -21, यानी डी वेक्टर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये आ गया भाई 35 लैम्डा आई कैप -13 लैम्डा जे कैप -21 लैम्डा के कैप, तो ये आ गया डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब अगर हम किसी तरह से लैम्डा निकाल ले तो बात करो, और लैम्डा निकालने के लिए उसने हमें एक कंडीशन दी हुई है, दैट इज सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 12। तो सी वेक्टर तो हमें पता है ये रहा, और डी वेक्टर ये रहा, दोनों का क्या लेना हमने, डॉट ले डालो। तो यहां से दिख रहा है भाई लैम्डा तो कॉमन है तो उसको कॉमन ही रहने दो चाहे, तो ये आएगा 35 इंटू 1 दैट इज 35, देन -13 इंटू -1 इज +13 एंड -21 इंटू 2 इज -42 इज इक्वल टू 12, यानी दिख रहा है लैम्डा इंटू ये बन गया मेरे पास 48 -42 इज 6 इज इक्वल टू 12, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2, और लैम्डा अगर 2 है तो भाई डी वेक्टर निकल के आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आया डी वेक्टर, दैट इज भाई दिस इज लैम्डा यानी कि 2 इंटू 35 आई कैप -13 जे कैप एंड -21 के कैप, ये आ गया मेरे पास डी वेक्टर। अब हमने इसका डॉट लेना सी क्रॉस डी के साथ, तो चलो पहले जरा सी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। अब सी क्रॉस डी यानी कि आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पे सी वेक्टर दैट इज 1 -1 2, और डी वेक्टर अगर आप ध्यान देखो तो ये क्या आ गया 70, दिस इज -26 एंड दिस इज -42। तो ये ध्यान से देखो आई कैप इंटू, अब जरा ध्यान देखना थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, 42 प्लस 52 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 प्लस 52, तो 2 और 2 4 और 5 और 4 9, ये माइनस जे कैप इंटू, अब जरा देखना -42 -140, -140 और -142 क्या बन गया -182, देन प्लस के कैप इंटू, अब -26 प्लस 70, -26 प्लस 70 इज 44, यानी ये आ गया मेरे पास 94 आई कैप प्लस 182 जे कैप प्लस 44 के कैप। और अब मुझे इसका डॉट लेना है किसके साथ, इस वेक्टर के साथ, तो ले लो जल्दी से डॉट। जैसे डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा -94, तो ये आ जाएगा प्लस 182 एंड ऑफ कोर्स ये आ जाएगा -44। तो ध्यान से देखो यार, ये ऐड हुए तो ये बन गया 8 9 और 4 ये क्या हो गए 13, तो -138 प्लस 182, तो 180 में से 140 गए 40, 40 और 2 42 और 2 44, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 44, दैट इज ऑप्शन डी। और यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है वो गया खत्म। इनफैक्ट अगर आपको याद हो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन और हमने सॉल्व भी किया हुआ है। इज दैट ओके? तो चलिए, आई थिंक बढ़िया सा क्वेश्चन था, थोड़ा एनसीईआरटी उससे आगे ले गया ये वगैरह निकलवाने के लिए, बाकी है तो वही सेम ही चीज। मेन फंडा यही था कि अगर हमें कभी भी एक वेक्टर लेना पड़ जाए जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए। जब भी वो बात करे कि एक वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी, यानी डेफिनेटली वो आपके दिमाग में हिंट दे रहा है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। आई होप क्लियर है? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है अभी? लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस बी ए, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी बेसिकली एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी तीनों साइड्स की इक्वेशन दी हुई है। यानी अगर हम यहां पे ट्राइंगल बनाएं, मान लीजिए ये ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसा सा। अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो सीधी सी बात है यार, अगर हमें मिल जाए तीनों वर्टिसेस से ए बी एंड सी,
तो बड़ी सीधी सी बात है, तीनों वर्टिसेस हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना आता है ना? तो हमें चाहिए तीनों वर्टिसेस। अब तीनों वर्टिसेस कैसे निकले? जैसे मान लो ये वाली लाइन है ये, और ये वाली लाइन है मान लो ये वाली, तो ए क्या है इन दोनों लाइंस का? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो निकालना आता है? बिल्कुल सीखा हुआ है। तो चलो निकाल लेते हैं फिर। भाई हम इसको कहते हैं से दिस इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से अगर आप ध्यान दो, जब हमने एक्स वाई जेड निकाला तो क्या आ गया मेरे पास? दैट इज लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 एंड दिस इज लैम्डा। और जब म्यू की टर्म्स में निकाला तो यहां से क्या आ गया? 5 म्यू प्लस 3 देन माइनस म्यू एंड देन म्यू प्लस 1। और ये दोनों पॉइंट्स क्या हुए? इक्विवेलेंट सेम। हमें अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हम क्या चाहते हैं? दोनों लाइन के ऊपर एक कॉमन पॉइंट मिल जाए। तो मतलब दोनों को इक्वेट कर दो, पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट, ध्यान से इक्वल नहीं होते कभी। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी लैम्डा माइनस 2 5 म्यू प्लस 3 के बराबर एंड लैम्डा प्लस 1 माइनस म्यू के बराबर एंड लैम्डा इज इक्वल टू म्यू प्लस 1। तीन रिलेशनशिप बन गए, हमें तो दो ही चाहिए। सपोज हमने यही वाले दोनों यूज कर लिए। अब लैम्डा की वैल्यू म्यू प्लस 1 है, यहां पुट कर दो तो ये क्या जाएगा? म्यू प्लस 1 इज म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू, यानी ये इधर आया तो 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2, यानी म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। अब वैसे तो हमें ये पुट करके चेक करना चाहिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बट अगर हम ना भी चेक करें तो भी चलेगा, क्योंकि ट्रायंगल बन ही रहा होगा, तभी तो एरिया की बात कर रहे हैं। अगर लाइन से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होती तो फिर तो एरिया की बात ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो वैसे तो क्वेश्चन ये लॉजिक ये कहता है कि आपने लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकाली उसके लिए चेक करो ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बट क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। तो म्यू जब हमने -1 निकाल लिया तो अब हम ए पॉइंट कह सकते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। ऑफ कोर्स -5 प्लस 3 इज -2, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑफ कोर्स -1 प्लस 1 इज 0। ये आ गए ए के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, अब बी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब अगेन बी इस लाइन पे है और से इस लाइन पे है, तो से इसको मैंने कह दिया के। तो यहां से मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है वो आ गया, अगर आप ध्यान से देखें, -3 के इस लाइन के ऊपर, कॉमा 3k प्लस 3 और कॉमा k प्लस 2। अब एक काम करते हैं, इसको भी इक्वेट कर देते हैं। तो जब मैंने इसको इक्वल किया तो यहां से ध्यान से देखो क्या आया? 5 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू -3k एंड दिस इज माइनस म्यू इज इक्वल टू 3k प्लस 3 एंड म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 2। अब यहां से भाई k निकाल लो चाहे म्यू निकाल लो। तो जैसे यहां पे अगर आप ध्यान से देखो k की वैल्यू मुझे दिख रही है, क्या आ जाएगी? म्यू -1, यहां पुट कर दो। तो जैसे ही मैंने पुट करी यहां पे, या इनफैक्ट म्यू की वैल्यू पुट कर दो, यहां ज्यादा आसान है। तो म्यू की वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया? -3k माइनस 3, माइनस म्यू है ना, तो म्यू की वैल्यू आ गई -3k माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 2। तो यहां से दिख रहा है यार, अगर आप ध्यान देखो k इधर आएगा तो -4k और ये बना मेरे पास -2, तो ये -2 उधर गया तो 4, तो -4k इज इक्वल टू 4, यानी k इज इक्वल टू -1। और अगर k -1 है तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या बने? अगर आप ध्यान देखो k को -1 रखा तो दैट इज 3, देन -3 प्लस 3 इज 0 एंड देन -3 प्लस 2 इज -1। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, तो उसके लिए मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देता हूं। तो यहां से आ गया लैम्डा -2 इज इक्वल टू -3k एंड लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू k प्लस 2। और यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो से लैम्डा की वैल्यू k प्लस 2 में यहां पुट कर देता हूं, तो यह आ जाएगा k प्लस 2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा k प्लस 2 प्लस 1 दैट इज k प्लस 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 3 आई थिंक। तो यहां से आ गया 2k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 0। और k को मैंने जैसे ही 0 रखा, ध्यान से देखो, तो c पॉइंट जो है वो क्या आ गया मेरे पास? दैट इज 0, देन k को 0 रखा तो 3 एंड देन 2। तो ये आ गए ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस। अब अगर मुझे लिखना है इस ट्रायंगल का एरिया, तो हम सबको पता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये वेक्टर इंटू ये वेक्टर, यानी BA वेक्टर का क्रॉस विद BC वेक्टर, दोनों का क्रॉस लेना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है।
तो आई थिंक क्रॉस लेने के लिए मुझे बी ए वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब बी ए वेक्टर अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो बी ए वेक्टर तो आ ही जाएगा यहां से। अगर मैं लिखूं बी ए वेक्टर तो क्या बना भाई, इसका टर्मिनल का पॉइंट माइनस दिस, तो -2 - 3 इज -5 i कैप, देन 1 - 0 इज j कैप एंड 0 + 1 इज k कैप। तो ये आ गया मेरे पास ये वाला वेक्टर। देन BC वेक्टर चाहिए, B ए रहा C ए रहा, तो यहां से हम लोग BC वेक्टर निकाल लेते हैं। अगेन C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, तो क्या आएगा 0 - 3 इज -3 i कैप, 3 - 0 इज +3 j कैप एंड 2 + 1 इज ऑफ कोर्स 3 k कैप। तो ये आ गया मेरे पास BC वेक्टर, ये आ गया मेरे पास BA वेक्टर। अब मैं इन दोनों का क्रॉस निकाल लेता हूं, तो BA वेक्टर का क्रॉस विद BC वेक्टर, दैट इज ऑफ कोर्स i कैप, j कैप, k कैप, और यहां पे आ गया मेरे पास BA इज -5 1 1 एंड दिस इज -3 3 3। अब इसको एक्सपैंड किया तो ये क्या आ गया i कैप इंटू 3 - 3 दैट इज 0 माइनस j कैप इंटू -15 + 3 दैट इज -12, है ना, -15 + 3 दैट इज -12 प्लस k कैप इंटू क्या बनेगा -15 और +3, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे अगेन -15 + 3 दैट इज अगेन -12। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो जो एरिया आ रहा है, ए आ रहा है, दैट इज हाफ इंटू इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ध्यान से देखो भाई, 12 का स्क्वायर 144 + 144, यही बन रहा है। मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ 144 + 144 दैट इज रूट ऑफ 288। इज दैट ओके? तो यहां से ये आ गई मेरे पास एरिया की वैल्यू। ऑफ कोर्स अब अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो दिस इज भाई 1 इनफैक्ट रूट ऑफ 2 × 144, और 144 को अगर हम लिखना चाहें तो 12, तो दिस इज a इज इक्वल टू 12 रूट 2/2, तो 12 से 6 तो ये आ जाएगा 6 रूट 2, यही बन रहा है आई थिंक। और अब हमने a का स्क्वायर करना है तो ये क्या आ जाएगा 36 × 2 72, यहां पे 56 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो गई। देखिए जरा फिर से कहां एरर हुई है। तो यहां पे अगर हम देखें -2, अरे जस्ट अ सेकेंड यार रुक जाओ, कॉल कौन कर, हाँ जी, तो गलती कहां हुई है देखते एक बार शुरू से। लैम्डा -2 लैम्डा +1 लैम्डा, ये तो ठीक है, 5 म्यू + 3 माइनस म्यू म्यू +1, बिल्कुल ठीक है ये भी। अच्छा -3k 3k + 3 k + 2, पॉइंट तो ठीक लिए। अब सॉल्व देखते हैं जरा। लैम्डा -2 इक्वल टू दिस, तो यहां से हमने इन दोनों को सॉल्व किया। लैम्डा +1 इज इक्वल टू -म्यू और लैम्डा इज इक्वल टू म्यू +1। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं म्यू +1 यहां पे रख देता हूं तो म्यू +2 इज इक्वल टू -म्यू, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 2 यानी 2 म्यू + 2 इज इक्वल टू 0 यानी म्यू इज इक्वल टू -1, बिल्कुल ठीक। तो पॉइंट देखें जरा, -5 + 3 दैट इज -2, देन दिस इज 1 एंड दिस इज -1 + 1 इज 0, बिल्कुल ठीक है। देन अब इन दोनों को इक्वेट किया तो ये आ गया मेरे पास। तो यहां से कैसे किया था हमने, म्यू की वैल्यू पुट कर दी थी आई थिंक -3k -3, तो -3k -3 + 1 यानी कि -3k -2, तो -4k इज इक्वल टू 4 यानी k इज इक्वल टू -1, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट चेक कर ले जरा, k को -1 रखा दैट इज 3, दिस इज -3 + 3 0 एंड -1 + 2, अरे ये रहा, गलती मिल गई भाई। यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहां पे +1 आना था, मैंने -1 लिख दिया, इसीलिए गड़बड़ हुई है। तो अब देखते हैं कहां कहां गलती करी है हमने। तो यहां से अब जब हमने BA वेक्टर बनाया तो दिस माइनस दिस, तो ये बनेगा -k, है ना, तो यहां पे आ जाएगा -k, तो ये आ गया मेरे पास माइनस, ठीक है। तो अब यहां से मुझे देखना पड़ेगा, तो ये यहां से गड़बड़ हो गया होगा, कोई बात नहीं, बाकी तो सारा ठीक ही है, मुझे लगता है मानते हैं कि बाकी ठीक ही होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से, नहीं तो फिर कोई और गलती है तो फिर ढूंढेंगे। तो ये आ गया मेरे पास i कैप इंटू 3 + 3 6, ठीक है। अच्छा माइनस j कैप इंटू दिस इज -15 और -3, तो -15 और -3 दैट इज -12 प्लस k कैप इंटू
भाई ये बना मेरे पास -15 और ये -3 था, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद ये बना -15 और +3, अगेन -12। अब तो ठीक किया हमने, आई थिंक यहां पे -1 लगाना था, हमने लगा दिया है। और इसके बाद अब अगर हम देखें तो इसका एरिया क्या बन गया हमारे पास, 36 + 144 + 144, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड विद रूट, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो और ही बड़ा नंबर आ गया। क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो 288 तो ऑलरेडी था, और 288 और 36 क्या बन गया, 298 और 308 318, तो दिस इज 318 + 6 दैट इज 324, तो ये बन गया हमारे पास 324। तो 324 इज 18, तो 9, और 9 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो तो 81 बनेगा, तो 56 है ही नहीं, अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर से ढूंढे। इसको सॉल्व किया तो भाई k + 3, कहां पे k + 3, हाँ लैम्डा +1, तो लैम्डा को रखा हमने k + 2, तो k + 3 = 3k + 3, ये कैंसिल हो गया, तो k = 0, बिल्कुल ठीक है। k को 0 रखा तो ये आ गया 0, ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया 2, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये यहां पे गड़बड़ हुई है ना, हाँ ठीक ठीक, ये तो हमने देखी नहीं थी, दिस इज BC ना, तो 0 - 3 3 - 0 एंड 2 - 1, तो ये 1 आएगा यहां पे, बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए गड़बड़ हो रही है, यहां पे आएगा k कैप, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा मेरे पास 1, और अगर यहां 1 आ गया तो तभी ये गलती हो रही है, उस पर ध्यान ही नहीं गया कि भाई ये भी तो गलत हुआ होगा। देखो इसीलिए कह रहा हूं गलती ढूंढना अपना जो है ना बहुत टेढ़ा काम है। तो ये आ जाएगा i कैप इंटू, ये बना मेरे पास 1 + 3 दैट इज 4 माइनस j कैप इंटू, ये क्या बनेगा भाई -5 - 3 दैट इज -8 एंड प्लस k कैप इंटू, नाउ दिस इज 15 और -15 + 12 सॉरी -15 + 3 दैट इज -12। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ये आ गया मेरे पास भाई 16 + 64 + 144 का रूट एंड ऑफ कोर्स इंटू 1/2। तो अब यहां से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, जब हमने इसका स्क्वायर किया है, अब हमने करना है इसका स्क्वायर, तो देखिए जब हम a² निकालेंगे, क्योंकि ये तो आ रहा है हमारे पास भाई a, इज दैट ओके, तो ये आ गया हमारे पास a, और अब जब हमने a का स्क्वायर किया तो आ जाएगा 1/4 इंटू, देखना चाहिए क्या बना 80 + 144, 80 + 144 इज तो 4 और 14 और 8 22, 224, तो ये आ गया 4 5 और 24, तो 4 6, बिल्कुल ठीक है 56 आंसर। मतलब अब हमारी गलती सुधरी, कितना टाइम वेस्ट हो गया हमारा, देख लो 5-6 मिनट खराब हो गए गलती ढूंढने में, समझ लो। तुम्हारे से भी हो सकती है ऐसे, जेईई के पेपर में तो गलती मिलेगी नहीं ध्यान से, मेरी तो मजबूरी है, मुझे ढूंढनी पड़ रही है, बट आपको नहीं ढूंढनी है। अगर गलत हो गया तो हो गया, लीव इट, मूव टू द नेक्स्ट, इज दैट ओके। तो चलिए गाइस, आई थिंक समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं वो, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, b वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड c वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन हमने c वेक्टर का डॉट निकालना है विद दिस वेक्टर। तो c वेक्टर निकल गया तो बात खत्म। अब c वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a वेक्टर का क्रॉस विद b वेक्टर, यानी डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप, दिस इज -5 1 -3, दिस इज 1 2 -4। तो ये आप अगर देखें तो i कैप इंटू आता ही अपने को, दैट इज -4 + 6 विच इज 2, माइनस j कैप इंटू भाई 20 + 3 दैट इज 23 प्लस k कैप इंटू -10 -1 दैट इज -11। यानी a वेक्टर का क्रॉस विद b वेक्टर जब हमने निकाला बेटा, तो ये आ गया मेरे पास 2i कैप -23 j कैप -11 k कैप। अब c वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले इसका क्रॉस लेना है i कैप के साथ, तो चलिए हम लोग इसका क्रॉस ले लेते हैं सबसे पहले
23 जे कैप माइनस 11 के कैप का क्रॉस ले लिया हमने सबसे पहले आई कैप के साथ। हमें पता है आई का क्रॉस विद आई तो 0 ही होता है, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है, तो ये क्या बन गया 23 के कैप, है ना। और माइनस 11 इंटू के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है जे कैप, तो दिस इज माइनस 11 जे कैप प्लस 23 के कैप। अब इसका फिर से हमने एक बार दूसरी बार फिर लेना है क्रॉस आई कैप के साथ, फिर से ले लेते हैं। जे का क्रॉस विद आई लेंगे माइनस के बनेगा, तो ये क्या जाएगा 11 के कैप, क्योंकि माइनस एक ऑलरेडी है ना। और जब इसका लिया तो ये क्या जाएगा के क्रॉस आई इज जे कैप, तो ये आ जाएगा 23 जे कैप प्लस 11 के कैप। फिर अब तीसरी बार एक बार फिर से लेना है तो फिर से ले लेते हैं, तो ये आ गया क्रॉस विद आई कैप। तो ये क्या बना जे क्रॉस आई इज ऑफ कोर्स माइनस के, तो दिस इज माइनस 23 के कैप, और के क्रॉस आई इज जे कैप, तो ये आ जाएगा 11 जे कैप। तो ये आ गया बेटा हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो सी वेक्टर। अब हमने इसका डॉट लेना है इसके साथ, तो लो जरा डॉट, आई कैप वाला तो है ही नहीं, जे कैप वाला तो लिखिए क्या आ गया 11, फिर माइनस 23 इंटू 1 इज माइनस 23, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी माइनस 12 आई थिंक। तो ये आ गया आंसर, और यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। मतलब छोटी सी चीज है जो हम जे क्रॉस आई के क्रॉस आई निकालते हैं, बट उसमें भी कई बार हमसे गड़बड़ हो जाती है, ध्यान से। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी होते नहीं है। आई होप समझ आ गया कैसे किए हम लोगों ने। तो चलिए गाइस, यहां पे जो हमारा वेक्टर्स एंड 3D का चैप्टर है वो खत्म होता है, इसके साथ साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, और इसके साथ साथ हमारा जो जेई मेन का क्रैश कोर्स है वो भी खत्म होता है मेरे एंड पे। आपके एंड पे तब खत्म होगा जब आप PYQs कर लोगे नंबर 1। तो बाकी चैप्टर के तो हमने साथ साथ किए ही हैं, अब इसके भी कर लेना, ताकि आपके टॉपिक वाइज जो खत्म हो जाए। और अब क्योंकि आपका जेई मेन आने वाला है, तो इसलिए अब आपको क्या करना है कि भाई जेई मेन के अब आपने कुछ पेपर्स देने हैं, कंबाइंड पेपर्स। अभी तक जो हमने पिछले 20 लेक्चर्स में जो किया है वो टॉपिक बाय टॉपिक किया है, ताकि हमारा हर चैप्टर पे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाए। बट अब क्योंकि जेई में तो पेपर इकट्ठा आना है, सब कुछ मिक्स आएगा, तो इसलिए अब आपको कुछ फुल कोर्स पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका मिक्स्ड क्वेश्चंस में हाथ सेट हो जाए। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, आई होप मैंने जितनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने भी उतनी ही मेहनत करी होगी, एंड आप लोगों को डेफिनेटली जेई मेन के पेपर में जो है वो इससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने सारे लेक्चर ढंग से लगाए और प्रोवाइडेड आपने उसके PYQs किए हैं, मेहनत करी है। तो चलिए, अब आपका जेई आ रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। चलिए, जल्दी मिलेंगे आगे वीडियोस में, कुछ और नया लेकर आएंगे, ऐसी कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे, जेई एडवांस वगैरह की वीडियोस भी आएंगे। तो जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, तब तक सी यू ऑल।